बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन डिफरेंट फील्ड। कौन कौन से फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी अप्लाई हो सकती है और उससे कौन कौन से फ़ायदे हासिल हो सकते हैं ह्यूमैनिटी को। सबसे पहले हम बात करें अगर इंट्रोडक्शन की, तो बायोटेक्नोलॉजी का जितनी भी साइंस की ब्रांचेज हैं उनके साथ कहीं ना कहीं हमारे पास आर्ट्स की अगर हम बात करें तो एथिक्स के साथ ताल्लुक है। साइंस की अगर हम बात करें तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जोलॉजी, बॉटनी, फूड, एग्रीकल्चर, डिफरेंट जितने भी ब्रांचेज हैं, मैथमेटिक्स आ जाती है, इंजीनियरिंग आ जाती है, कहीं ना कहीं बायोटेक्नोलॉजी का उन सब के साथ क्या है, ताल्लुक है। क्या फ़ायदे हैं इस ताल्लुक के? इससे ये है कि डिफरेंट फील्ड्स के अंदर जो डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस आती हैं उनको इम्प्रूव किया जा सकता है और उन टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हुए हम क्या कर सकते हैं, अल्टीमेटली ह्यूमैनिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। हम ह्यूमन बीइंग्स के जो ज़ात को फ़ायदा है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। अब जो जीन्स हम चेंज करते हैं, जेनेटिक चेंज करके हम जानदारों को इम्प्रूव करते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए एक ऐसा डीएनए होता है जिसके अंदर एक नया जीन इंसर्ट हो चुका होता है, कोई ना कोई फॉरेन डीएनए इंसर्ट हो चुका होता है, फॉरेन जीन इंसर्ट हो चुका होता है। अब जो जीन स्ट्रक्चर की हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि किस तरीके से डीएनए बना हुआ है, उसके अंदर जीन सीक्वेंसिंग कैसी है, उसके अंदर जो नाइट्रोजनस बेसिस किस तरीके से लगी हुई हैं, उससे हमें जीन क्लोनिंग और जेनेटिक इंजीनियरिंग मैनिपुलेशन का पता चलता है और उसी बेसिस से ही क्या किया जा सकता है, मज़ीद बेनिफिट हासिल किए जा सकते हैं। अब कौन कौन से बेनिफिट्स हो सकते हैं हमारे पास जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए या बायोटेक्नोलॉजी के जरिए? सेल कल्चर, पहला क्या है, सेल कल्चर किए जा सकते हैं। अब सेल कल्चर से क्या होगा, सेल कल्चर से होगा ये कि न्यू जीन्स क्या है, एनिमल ऑर्गेनिजम्स के अंदर ट्रांसफर किए जा सकेंगे जब सेल को मल्टीप्लाई किया जा सकेगा। प्लांट्स कल्चर किए जा सकेंगे सिंगल सेल से, जैसे हमारे पास टिश्यू कल्चर टेक्निक्स के अंदर है कि एक ही सेल से, एक टिश्यू से, स्पेसिफिक टिश्यू से मुख्तलिफ प्लांट्स बनाए जाते हैं, जो उनकी लाइब्रेरी बनाई जाती है प्लांट्स की। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ तैयार की जाती हैं डायग्नोस्टिक पर्पज़ के लिए और कैंसर को ट्रीट करने के लिए। अगर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बात करें तो डीएनए टेक्नोलॉजी है, क्राइम सॉल्विंग प्रॉब्लम में हेल्प आउट करती है। डीएनए और आरएनए का बैंक्स और प्रोटीन का बैंक लाइब्रेरी, डीएनए आरएनए लाइब्रेरी तैयार करने के लिए, जीन लाइब्रेरी तैयार करने के लिए यूज़ होती है। जो ह्यूमन जीनोम है उसके बारे में कंप्लीट मैप तैयार किया जा सकता है। ट्रेसर की अगर हम बात करें तो स्पेसिफिक डीएनए प्रोब्स क्या बनती हैं, सिंथेसाइज होती हैं बायोटेक्नोलॉजी के जरिए और वो क्या करती हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए ये प्रोब्स यूज़ हो सकती हैं और उन्हीं प्रोब्स के ज़रिए आइडेंटिफिकेशन के बाद ट्रीटमेंट पॉसिबल है। अगर हम जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करें, न्यू प्रोटीन्स बनाई जा सकती हैं और क्लोनिंग की जा सकती है। क्लोनिंग में क्या है कि सेम टाइप के इंडिविजुअल तैयार करना, क्या है, कापीज तैयार करना क्लोनिंग के थ्रू। या न्यू प्रोटीन्स कैसे तैयार की जा सकती हैं, बाय इंसर्टिंग स्पेसिफिक जीन। न्यू टाइप ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, न्यू टाइप ऑफ फूड तैयार की जा सकती हैं, न्यू एंटीबॉडीज तैयार की जा सकती हैं। क्लोनिंग में मैस प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन प्रोटीन्स, बहुत ज़्यादा प्रोटीन तैयार की जा सकती हैं। या रियर केमिकल्स जो ह्यूमंस के अंदर जैसे इंसुलिन वगैरह है उसको तैयार किया जा सकता है। या जीन थेरापी भी क्लोनिंग के थ्रू की जा सकती है। नेक्स्ट हमारे पास फूड बायोटेक्नोलॉजी, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब क्या है, हमारे पास डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ फूड जो बायोटेक्नोलॉजी के जरिए इवाल्व हो चुकी हैं। अगर हम वाटरमेलन की बात करें तो सीडलेस वाटरमेलन आ चुका है, बेटर कॉर्न शील्ड हैं, बेटर हमारे पास कैनोला है, बेटर वैरायटीज़ ऑफ कैरेट्स हैं, बेटर एप्पल हैं, सीडलेस ग्रेप्स हैं और डिफरेंट हमारे पास फूड्स हैं जो बायोटेक्नोलॉजी के जरिए क्या की गई हैं, प्रिपेयर की गई हैं। ये क्या है, फूड बायोटेक्नोलॉजी इज द एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी टू मॉडिफाई जीन्स ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स का क्यों, कि बेटर क्वालिटी मीट हासिल करना है, बेटर क्वालिटी मिल्क हासिल करना है, बेटर क्वालिटी हमने जो उससे प्रोडक्ट्स हैं वो हासिल करने हैं। प्लांट्स के जरिए बेटर क्वालिटी फूड, बेटर न्यूट्रिएंट्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जरिए हम
स्पेसिफिक डिजायर्ड कंपोनेंट्स प्रोड्यूस करने के लिए जीन इंट्रोड्यूस कराते हैं, ताकि जो फूड के अंदर एक रेवोल्यूशन है वो लाया जा सके। जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बेकिंग इंडस्ट्री के अंदर यूज होते हैं, डेयरी इंडस्ट्री के अंदर यूज होते हैं, तो वो न्यूट्रिशियस कंपोनेंट्स को इम्पार्ट करने के लिए क्या किए जाते हैं, न्यू जीन इंट्रोड्यूस किए जाते हैं फूड को इम्प्रूव करने के लिए। अब वाई जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, क्यों यूज करनी चाहिए जेनेटिकली मॉडिफाइड? सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया की पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है, इससे और कोई भी बात नहीं है, और एग्रीकल्चर लैंड कम होती चली जा रही है। जब एग्रीकल्चर लैंड कम होती चली जा रही है तो हमें ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन की जरूरत है। ज्यादा प्रोडक्शन हासिल की जा सकती है बायोटेक्नोलॉजी के जरिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए। इसीलिए हमें क्या है, मेन रीजन जो है, जो ग्रोइंग वर्ल्ड पॉपुलेशन है उसको फीड करने के लिए बायोटेक्नोलॉजी के जरिए क्या करना चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप को प्रोड्यूस करना चाहिए। इसीलिए जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड को यूज़ करना चाहिए। एक्सटेंडेड शेल्फ लाइफ, जो जीएमओज हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैं, उसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड हमारे पास प्लांट्स भी हो सकते हैं और जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स भी हो सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं। अब क्या है, जब हम फूड की बात करें तो फूड, ऐसी फूड्स इनकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा होगी बनिस्बत आम के। अब यहाँ पे अगर स्टार्च की बात करें, जेनेटिकली मॉडिफाइड हमारे पास पोटैटोज हैं, तो वहाँ पे जो स्टार्च रेजिस्टेंस आ जाएगी वो जल्दी उसमें सिंपल शुगर्स में कन्वर्ट नहीं होगी। जब सिंपल शुगर्स में कन्वर्ट नहीं होगी तो उसका एक टेक्सचर मेंटेन रह जाएगा। टेक्सचर मेंटेन होने के साथ साथ जो उसके अंदर स्वीटनिंग है वो भी नहीं आएगी। इसी तरीके से बहुत सारी हमारे पास क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स हैं जिनकी शेल्फ लाइफ एक्सटेंड हो जाती है बाय इंसर्शन ऑफ न्यू जीन्स। हम क्या करा सकते हैं, पैक्टिन डिग्रेडिंग जो इंजाइम्स हैं उनको हम रिप्लेस कर सकते हैं, ताकि जो पैक्टिन है, सॉल्युबल पैक्टिन है, वो डिग्रेड ना हो और जो उसकी हमारे पास पील है फ्रूट या वेजिटेबल की वो इंटैक्ट रहे। जब इंटैक्ट रहेगी तो फूड की शेल्फ लाइफ क्या होगी, लॉन्गर होगी। फर्स्ट स्टेप इन जेनेटिक मॉडिफिकेशन वर फूड प्रोड्यूसर टू इंश्योर लार्जर प्रॉफिट बाय कीपिंग फूड फ्रेशर लॉन्गर। ठीक है, अब जब शेल्फ लाइफ ज़्यादा होगी तो जो प्रोसेसर होगा उसके लिए भी बेनिफिट है, और जो कंज्यूमर होगा उसके लिए भी बेनिफिट है, और जो होलसेलर है उसके लिए भी बेनिफिट है। इससे क्या होता है, जो ट्रैवल और लॉन्गर अवेलेबिलिटी क्या है हो सकती है मार्केट के अंदर। अब एग्जांपल कौन कौन सी है हमारे पास, लॉन्ग शेल्फ लाइफ टोमेटोज। अब टोमेटिन जो है, टोमेटोज जो है, इनकी अगर हम जनरली बात करें तो जो राइपनिंग हार्मोन्स हैं वो जल्दी जल्दी टोमेटो को ओवर राइप कर देते हैं। जब ओवर राइप कर देंगे तो इसकी स्किन और रिस्पायरेशन फास्ट हो जाएगी, स्किन ब्रेक होना शुरू हो जाएगी। तो ऐसी प्रोटीन जो टोमेटो को सॉफ्ट कर देती थी, सॉफ्टनेस को बचाने के लिए वो प्रोटीन अगर एक्सकल कर दें, रिमूव कर दें, तो टोमेटो की सॉफ्टनिंग नहीं होगी। जब सॉफ्टनिंग नहीं होगी तो उसकी शेल्फ लाइफ क्या होगी, ज़्यादा होगी, और मार्केट के अंदर टोमेटो ज़्यादा अवेलेबल होगा, जो ऑफ सीजन के अंदर भी अवेलेबल हो सकता है, जब उसकी राइपनिंग को रोका जा सकेगा। एफिशिएंट फूड प्रोसेसिंग, बायोटेक्नोलॉजी के जरिए जो प्लांट्स या एनिमल्स मॉडिफाई किए गए हैं तो उनकी फूड प्रोसेसिंग भी क्या हो सकती है, एफिशिएंट हो सकती है, उसको मॉडिफाई किया जा सकता है और उसके ज़रिए बेटर क्वालिटी फूड प्रोड्यूस की जा सकती हैं प्रोसेस से। अब जब ऐसी फूड्स आएंगी जो जल्दी ख़राब नहीं होती होंगी, जो जल्दी डेरियोरेट या स्पॉइल नहीं होंगी, तो उनको हम क्या कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं। प्रोसेसिंग तक जाने के लिए भी हमें क्या है, ट्रांसपोर्ट टाइम रिक्वायर्ड होता है, हमें डिफरेंट नीड्स होती हैं, लेबर नीड्स होती हैं, और हमारे ट्रांसपोर्ट के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको मॉनिटर किया जाता है। उसको क्या किया जा सकता है, प्रोसेसिंग को इम्प्रूव किया जा सकता है। कैसे, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड producing organisms, the wait time and quantity of certain food processing necessities are optimized। क्या हो जाएंगी, ऑप्टिमाइजेशन हो जाएगी। ये मनी सेवर है, इकोनॉमिकली है। इसके अलावा रेनिन प्रोडक्शन, फूड के अंदर ही रेनिन एक्चुअली काफ से हासिल होता है। अब काफ क्या है, ये क्या करता है, मिल्क को कोआगुलेट करता है। रेनिन क्या है, एक एंजाइम है, प्रोटीन है, जो क्या करता है, मिल्क को कोआगुलेट करता है। अब चीज प्रोडक्शन में इस्तेमाल होता है। ये रेनिन ट्रेडिशनली कहाँ से हासिल होता है, स्टोमिक ऑफ कॉव्स, ठीक है ना, गाय के जो बछड़े होते हैं उनके मैदे से निकलता है। अब
अगर उनको ज़िबा करके वहाँ से रेनिन निकाला जाए तो ये बहुत कॉस्टली मेथड है। इस कॉस्टली मेथड को ओवरकम करने के लिए क्या है, जो स्पेसिफिक रेनिन प्रोड्यूसिंग जीन था उसको बैक्टीरिया के अंदर इंट्रोड्यूस करा दिया गया, और बैक्टीरिया के अंदर वो जीन क्या हुआ, रेनिन प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। अब रेनिन को यूटिलाइज किया जा सकता है, अवेलेबल है इजीली। इससे टाइम भी सेव होता है, मनी भी सेव होती है, और स्पेस भी और एनिमल भी सेव होता है। बेटर न्यूट्रिएंट कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो जो बायोटेक्नोलॉजी के जरिए क्रॉप्स प्रोड्यूस होंगी तो बायोफोर्टिफिकेशन की जा सकती है। बायोफोर्टिफिकेशन हम कहते हैं कि किसी न्यूट्रिएंट्स को हम बायोलॉजिकली इनकॉर्पोरेट कराना फूड सिस्टम के अंदर। जैसे आयरन है तो ऐसी क्रॉप्स डेवलप कराना, उनके अंदर ऐसे जीन हो जो आयरन का अपटेक ज्यादा करें, जिंक का अपटेक ज्यादा करें, तो ऐसी प्रोसेस को हम बायोफोर्टिफिकेशन कहते हैं। तो ऐसे प्लांट्स जो क्या करते हैं, प्रोसेसिंग लूज सम ऑफ द वाइटल न्यूट्रिएंट दे ऑन प्रोसेस। अब इसमें क्या है, न्यूट्रिएंट पुअर एरियाज के अंदर या तो ये क्या होंगे, अपटेक इनका कम होता है न्यूट्रिएंट्स का, या फिर न्यूट्रिएंट पुअर एरियाज के अंदर ग्रो करते हैं। जब इन दोनों प्रॉब्लम्स के अंदर होंगे तो इनकी जो न्यूट्रिएंट्स की डिमांड होगी ह्यूमंस की वो कम हो जाएगी। तो वो बायोफोर्टिफिकेशन के जरिए हम क्या कर सकते हैं, इन्हांस कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी के जरिए, ऐसे जीन इंसर्ट करके जो न्यूट्रिएंट अपटेक ज्यादा से ज्यादा करते हैं तो उसको ऑप्टिमाइज किया जा सकता है। इसकी एग्जांपल गोल्डन राइस है। राइस जो पॉलिश राइस होते हैं, जब उसकी पॉलिशिंग होती है तो आयरन कंटेंट जो उसकी ऊपर वाली लेयर है उसमें ज्यादा होते हैं। जब राइस पॉलिशिंग होती है तो व्हाइटिश आ जाता है, उसका जो आयरन कंटेंट है वो कम हो जाएंगे, विटामिन ए भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसलिए जीन एक बैक्टीरियम और डैफोडिल से इंट्रोड्यूस कराया गया जो क्या करता है, बीटा कैरोटीन प्रोड्यूस करता है। और बीटा कैरोटीन क्या है, प्रीकर्सर ऑफ विटामिन ए है। विटामिन ए क्या करता है, नाइट ब्लाइंडनेस को क्योर करता है, और हमारी जो डिफरेंट जो ऑप्थेल्मेटिक हमारी वो होती हैं प्रॉब्लम होते हैं उनको क्योर करता है। तो इसलिए क्या किया गया, ये जो डैफोडिल और बैक्टीरियम से जीन लिया गया वो क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा बीटा कैरोटीन प्रोड्यूस करेगा, और ऐसे एरियाज जो राइस के ज्यादा कंज्यूमर हैं उनमें ये प्रॉब्लम नहीं आएंगे। एफिशिएंट ड्रग डिलीवरी के लिए ऐसे जीन क्या किए जाते हैं, प्लांट्स के अंदर या एनिमल के अंदर इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं जो स्पेसिफिक मेडिसिन या वैक्सीन प्रोड्यूसिंग के लिए क्या करते हैं, अहम किरदार अदा करते हैं। जैसे यहाँ पे बायो फार्मिंग का कंसेप्ट दिया गया। बायो फार्मिंग में क्या होता है कि ऐसे प्लांट्स तैयार किए जाएं जिनसे वैक्सीन्स या मेडिसिन, स्पेसिफिक मेडिसिन प्रोड्यूस की जा सके। मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी, हमारे पास फूड बायोटेक्नोलॉजी के बाद क्या है, मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी, उसके बाद एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी। अब मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी में बायोटेक्नोलॉजी का क्या किरदार है मेडिकल के फील्ड में। मेन रीजन फॉर मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी इज टू प्रोलॉन्ग लाइफ, ह्यूमैनिटी को बेनिफिट पहुंचाना है, ह्यूमन बीइंग्स को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाना है, डिसेबिलिटीज को जो पेशेंट्स होंगे उनकी डिजीजेस को ओवरकम करना है। अब इसके लिए पहला हमारे पास है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज क्या होती हैं, इनको मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये क्लोन्स होती हैं इंडिविजुअल पेरेंट सेल्स की। अब ये एंटीबॉडी स्पेसिफिक प्रोटीन्स हैं। ये स्पेसिफिक प्रोटीन्स क्या करेंगी, पैथोजेंस जो होंगे उनको इन्वेड करेंगी हमारी बॉडी के और उनको किल कर देंगी। ये टेक्नोलॉजी क्या है, प्राइमरली कैंसर को फाइट करने के लिए और डिफरेंट जो और डिजीजेस हो सकती हैं उनको टारगेट करने के लिए बनाई गई हैं। ये क्या करती हैं, कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करती हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, और हेल्दी जो टिश्यू होता है उसको मेंटेन कर देती हैं। बायो प्रोसेसिंग का मतलब है मैस प्रोडक्शन, ज्यादा से ज्यादा क्या करना, हमने ग्रो करवाना बायोमैस को। इससे वैक्सीन्स प्रोड्यूस हो सकेंगी जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया या वायरसेस वगैरह यूटिलाइज करते हुए। इसके अलावा लार्जर क्वांटिटीज ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट्स बनाई जा सकती हैं शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम और मनी के अंदर, लो कॉस्ट होती है इनकी। बायो प्रोसेसिंग की मेन प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमारे पास इंसुलिन है, ह्यूमन प्रोटीन है जो क्या करती है, शुगर लेवल को कंट्रोल करती है ह्यूमंस के अंदर। ये जो ह्यूमन जीन है इंसुलिन प्रोडक्शन के लिए वो बैक्टीरिया के अंदर प्लेस किया गया और बैक्टीरियल कल्चर से इंसुलिन अलग की गई, उसको प्योरीफाई किया गया और
आज दुनिया के अंदर मिलियन ऑफ हमारे पास डायबिटिक पेशेंट्स हैं जो इंसुलिन के जरिए ट्रीट किए जा सकते हैं। ये कैसे पॉसिबल हुआ? बाय द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। स्टेम सेल, स्टेम सेल क्या होते हैं? ऐसे सेल्स जिनसे किसी भी बॉडी का सेल तैयार हो सके, ठीक है ना, वो सेल्स जिनके अंदर टोटल जेनेटिक इंफॉर्मेशन हो। टोटल जेनेटिक इंफॉर्मेशन होगी तो वो क्या करेगा? टोटली न्यू सेल्स प्रोड्यूस कर सकेगा, जिनकी खसूसियात क्या होंगी? जिस साइड पे जाएंगे वो वही काम कर पाएंगे। स्टेम सेल इज अ सेल हेल्प हैज द पोटेंशियल टू बिकम एनी सेल टाइप इन द ह्यूमन बॉडी। अगर वो आइज का सेल भी बन सकता है, वो फिंगर का सेल भी बन सकता है, वो किसी भी बॉडी पार्ट का सेल बन सकता है। Everyone has stem cells but they are very hard to access. The easiest place to get stem cells is from an embryo. कहाँ से हासिल किए जा सकते हैं? एम्ब्रियो से। Stem cell are introduced into damaged area of the body where under right conditions will replace the damaged area. ये क्या करेंगे? स्टेम सेल जब डैमेज एरिया को रिप्लेस कर देंगे। Oftentimes stem cells are grown in lab first to ensure the right condition and then placed into sick persons. पहले लैब के अंदर ग्रो किए जाएंगे, फिर सिक पर्सन के अंदर, और वो क्या करेंगे? जो डिसऑर्डर होगा उसको क्योर करेंगे। यहाँ पे देखिए हमारे पास जो स्टेम सेल्स हैं ग्रो कराए गए। ग्रो कराने के बाद जहां जहां उनकी ज़रूरत होगी वहां पे उसको क्या किया जाएगा? टारगेट किया जाएगा। वो न्यूरल सेल्स को ट्रीट करना है या कार्डियक मसल्स को ट्रीट करना है, ब्लड सेल्स को ट्रीट करना है, तो ये क्या करेंगे? स्टेम सेल्स अपना वहां जाके वही फंक्शन परफॉर्म करेंगे। स्टेम सेल्स करंटली बीइंग टेस्टेड टू ट्रीट एवरीथिंग फ्रॉम क्रोहन डिजीज टू बाल्डनेस। क्रोहन डिजीज होती है, स्टोमिक अल्सर हो सकता है, या स्टोमिक जो इन्फ्लेमेशन है, आईबीडी, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है ये। बाल्डनेस कहते हैं बालों का गिरना। द मेन एरियाज वेयर स्टेम सेल्स हैव प्रूवन देयर वर्थ इज इन बोन मैरो ट्रांसप्लांट। बोन मैरो ट्रांसप्लांट में ये क्या करती हैं? और जो हार्ट टिश्यूज हैं डैमेज, उनको क्योर करने के लिए हार्ट अटैक के बाद, और जो नर्वस टिश्यूज हैं उनको ट्रीट करने के लिए क्या किए जाते हैं? स्टेम सेल्स यूज किए जाते हैं। टिश्यू इंजीनियरिंग की बात करें तो स्पेसिफिक टिश्यू प्रोड्यूस करना। रीजनरेटिव मेडिसिन जो हैं टिश्यू इंजीनियरिंग के अंदर, ह्यूमंस के अंदर क्या करती हैं? अपना अहम किरदार अदा करती हैं। और जो ये टिश्यूज इंजीनियरिंग है, ये जो डैमेज टिश्यूज होंगे उनकी रिप्लेसमेंट में अहम किरदार अदा करते हैं। अब कहाँ होता है? स्कैफोल्ड बट बी ग्रोन ऑन इन अदर ऑर्गेनिजम्स एज शोन इन द राइट। क्या किए जा सकते हैं? ये दूसरे जानदारों के अंदर ग्रो किए जा सकते हैं। टिश्यू इंजीनियरिंग से डिफरेंट आर्टिफिशियल स्किन, कार्टिलेज और बोन मैरो टिश्यू बनाए गए हैं। करंट प्रोजेक्ट जो है उसका पर्पस क्या है? आर्टिफिशियल लीवर को, पैंक्रियाज को, ब्लेडर वगैरह को क्योर करने के लिए। इसके अलावा जो बायोटेक्नोलॉजी है वो क्या करती है? होल ऑर्गेनिजम्स को रिप्लेस नहीं कर सकती, लेकिन उसकी जो टिश्यूज हैं, स्पेसिफिक पार्ट हैं, उनको रिप्लेस कर सकती है। नेक्स्ट एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी है। ये क्या करती है? ट्रांसजेनिक प्लांट प्रोड्यूस करती है। टिश्यू कल्चर टेक्निक के जरिए क्रॉप वैराइटीज इंप्रूव करेगी और ट्रेड्स जो होंगे उनको इंप्रूव करती है। जो डिफरेंट बायोटिक और एबायोटिक स्ट्रेसेस होती हैं उसको क्या किया जाता है? कंट्रोल किया जाता है। ट्रांसजेनिक प्लांट्स क्या करते हैं? बायोरिएक्टर यूज करके प्लांट उनसे हम कमर्शियल प्रोडक्ट्स तैयार कर सकते हैं, प्रोटीन्स, वैक्सीन्स और बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक तैयार कर सकते हैं, बायोफ्यूल्स, बायोडीजल्स तैयार कर सकते हैं, और इसके अलावा डिफरेंट बायोफार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हम हासिल कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। टिश्यू कल्चर, प्लांट्स के अंदर क्या किया जाता है? माइक्रो प्रोपेगेशन के लिए टिश्यूज स्पेसिफिक लिए जाते हैं, और उन टिश्यूज से मल्टीपल जो लाइब्रेरी है, जो प्लांट लाइब्रेरी है वो तैयार की जाती है। मल्टीपल क्या है? पौधे तैयार किए जाते हैं टिश्यू कल्चर टेक्निक के जरिए। जर्म प्लाज्म प्रिजर्वेशन के लिए भी बायोटेक्नोलॉजी यूज होती है। सोमो क्लोनल वेरिएशंस जो हैं सोमैटिक बॉडी या उनके अंदर जो क्लोनल वेरिएशंस हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए यूज होती है। डाईहैप्लॉइड प्रोडक्शन में किरदार अदा करती है। प्रोटोप्लाज्मियन के अंदर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्रोडक्शन में, जेनेटिक इंजीनियरिंग में अहम किरदार अदा करती है बायोटेक्नोलॉजी। एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी के जरिए बाद हमारे पास है इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी में ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तैयार किए जाते हैं जो
ऐसे प्लास्टिक्स जो बायोडिग्रेडेबल नहीं होते, नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक को क्योर करने के लिए, उनको डाइजेस्ट करने के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए क्या किए जाते हैं, ऐसे बैक्टीरिया जेनेटिकली मॉडिफाइड तैयार किए जाते हैं। और डिफरेंट इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तैयार किए जाते हैं। जो हैवी मेटल्स हैं उनको रिप्लेस करने के लिए भी क्या किए जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म तैयार किए जा सकते हैं, ताकि जो इनके अंदर चेंजेस हैं उनको रिप्लेस किया जा सके और जो इन्वायरमेंट की पोल्यूशन है उसको ओवरकम किया जा सके। वाई इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी, क्यों? जो हैजर्डियस वेस्ट है उसको एलिमिनेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। सिमिलर स्पीशीज़ और जो स्पीशीज़ होंगी जो रिस्क ऑफ एक्सटेंशन पे हैं उनको क्या किया जा सकता है, सेव किया जा सकता है। अल्टरनेट एनर्जी सोर्सेस, बायोफ्यूल्स वगैरह तैयार किए जा सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए। इन कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं पॉपुलेशंस, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन किसी भी एरिया के अंदर रहती हैं तो उसे जितनी भी हमारे पास बायोडाइवर्सिटी में जितने भी ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं बायोडाइवर्सिटी में आ जाते हैं, उसको कंजर्व करना कि कोई ऑर्गेनिजम्स ख़त्म ना हो जाए दुनिया से। डिफरेंट स्पीशीज़ को, जो डिफरेंट इंडेंजर्ड स्पीशीज़ होती हैं या एक्सटेंट स्पीशीज़ होने वाली होती हैं, नियर टू एक्सटेंट होती हैं, उनको क्या किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है, उनकी कंजर्वेशन की जाती है। जो इन्वायरमेंट को डिफरेंट नुकसान लाक होते हैं उनको प्रिजर्व किया जाता है। बायो रेमेडिएशन, बैक्टीरिया यूज़ करके हैजर्डियस इन्वायरमेंटल वेस्ट को ट्रीट किया जाता है। एसेंशियली ये क्या करेगा, डेंजरस वेस्ट प्रोडक्ट जैसे कि हमारे पास हैवी मेटल्स हैं, सीजियम है, स्ट्रोंशियम है और इसके अलावा भी डिफरेंट हमारे पास मरकरी है, इनको ट्रीट करने के लिए, इनको रिमूव करने के लिए इन्वायरमेंट से क्या किया जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़ किए जाते हैं ताकि इनको क्योर किया जा सके। बायो सेंसर का काम भी लिया जाता है, जो डिफरेंट डिजीजेज हैं उनको क्योर करने के लिए, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए। बायो सेंसर क्या करता है, बायोलॉजिकल एंटिटी को यूज़ करता है ताकि सर्टेन केमिकल्स को मॉनिटर किया जा सके, या इसके अलावा जो जेनेटिक प्रॉब्लम्स होते हैं उनको ख़त्म करने के लिए भी बायो सेंसर यूज़ किए जाते हैं। बायो सेंसर क्या इंक्लूड, इसमें इस्तेमाल क्या है, टॉक्सिन्स को डिटेक्शन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, एयरबॉर्न पैथोजेंस को डिटेक्ट करने के लिए बायोसेंसर यूज़ किए जाते हैं, और ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिटेक्ट करने के लिए बायोसेंसर यूज़ किया जाता है। बायोफ्यूल्स में हमारे पास प्लांट्स से क्या किया जाता है, फ्यूल तैयार करवाया जाना, जो फ्रेंडली सोर्सेज से हासिल हो सकते हैं, जैसा कि हमारे पास इथेनॉल है, इसकी बर्निंग से कार्बन डाइऑक्साइड कम आती है इन्वायरमेंट के अंदर। बायोडीजल है, बायोगैस है, ये तैयार किए जा सकते हैं बाय द यूज़ ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बाय द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। यहाँ तक आपका कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं।